उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती जारी कर दी गई है। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो पे बैंड है 5200 से 20,200 है। ग्रेड पे 2000 है। नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपया 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ पर टोटल देख सकते हैं पदों की संख्या 60,244 है। भविष्य में बताया गया कि इन पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। फिलहाल जो अनारक्षित हैं यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो अनरिजर्व्ड होते हैं 24,102 पद हैं। EWS के लिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, अनुसूचित जाति 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद तय किए गए हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन समझाएंगे। क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, कितना एज में रिलैक्सेशन रहेगा, क्या फीस होने वाली है, कब से आवेदन लिए जाने वाले हैं और कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट A to Z जानकारी देंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। जाते जाते जानकारी समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करें और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, इस आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थी के लिए एलिजिबल है। ये भर्ती दोनों फॉर्म भर सकेंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय जो रिक्तियों की संख्या है जो पद हैं उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये क्या बात हुई। फिलहाल जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर समझ लीजिए, भर्ती भी निरस्त की जा सकती है। फॉर्म भरने का जो टाइम टेबल है यहाँ पर दे दिया गया है। आवेदन जो है 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कल से। आज 26 दिसंबर है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 16 जनवरी 2024 है और फीस जमा करने और आवेदन में संशोधन की लास्ट डेट रखी गई है वो 18 जनवरी 2024 है। और फॉर्म भरने का जो फ़ी रखी गई है वो 400 रुपया है। एलिजिबिलिटी जान लीजिए क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रीयता, भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, तो ये लोग जो भी हैं भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लेते हैं क्या होनी चाहिए। आवेदन करते समय आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। जी हाँ, आपको 10th एंड 12th पास आउट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन है तो बहुत ही अच्छी बात है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। मतलब अगर आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें अपीयरिंग है या अपीयर्ड है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको पास आउट होना चाहिए। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इसके संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद जो अधिमानी अर्हताएँ हैं जिसमें आपको और प्रेफरेंस दिया जा सकता है, जैसे DOEACC या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यानी NCC जो होती है ये, तो इनको जो है अधिमान यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन अभ्यर्थियों के पास ये और अदर स्किल्स हैं। तो अब चलते हैं उम्र की ओर। भर्ती के लिए ज़रूरी है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। समझ लीजिएगा मैक्सिमम एज 22 साल है, इससे ऊपर अगर
हुई तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितना रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी आपको आगे बता देंगे। वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। वहीं पर चरित्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है और टिप्पणी दी गई है कि अगर किसी कैंडिडेट पर केस वगैरह है या अपराध के दोषी वगैरह सिद्ध किया गया है, पाया गया है, तो अभ्यर्थी इस आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। वहीं पर वैवाहिक स्थिति के लिए भी कुछ टिप्पणी दी गई है, यानी मैरिड लाइफ के लिए, जिसमें कहा गया है नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। ध्यान रखिएगा, या बाद में कोई द्विविवाह या बहुविवाह दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और उससे भर्ती प्रक्रिया से भी डिबार कर दिया जाएगा, यानी निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं शारीरिक स्वस्थता के बारे में बताया गया है कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। ये आप क्लियर समझ लीजिएगा। भर्ती की प्रक्रिया जो है इसके ऑनलाइन आवेदन पढ़ेंगे। ओके, इसकी वेबसाइट uppbpv.gov.in है। और आगे फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके लिए OTR करना ज़रूरी होगा। इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको पहले OTR करना होगा, उसके बाद आप फाइनल फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। वहीं पर लिखित परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो परीक्षा 300 अंकों की होगी और MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी बहुविकल्पी, जिसका टोटल टाइमिंग 2 घंटे रहेगा। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। ये 4 कैटेगरी रहेंगी। 300 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का टाइम होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर गलत उत्तर देते हैं तो भी निगेटिव मार्किंग दी जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग रखी गई है। इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर गलत उत्तर पाया जाता है तो उसको नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी। एक क्वेश्चन पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। और यह लिखित परीक्षा ऑफलाइन कराई जाएगी OMR शीट पर, ध्यान रहे। नॉर्मलाइजेशन का क्या केस है यहाँ पर देख लेते हैं। लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रकाशन, विविध प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। वहीं पर अब जान लेते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या होने चाहिए। ऊंचाई जो है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष हैं उनके लिए। और वहीं पर अनुसूचित जनजाति के लिए जो पुरुष हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई यानी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। यहाँ पर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव आवश्यक है। और वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानदंड रखे गए हैं, वहाँ सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर हो और अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए
कम से कम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर हो। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का वजन भी तय किया गया है। वहीं पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए जाने वाले अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, यानी वो बुलाए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। और ऐसे अभ्यर्थी जो इस टाइमिंग के दौरान दौड़ पूरी नहीं कर पाते, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। चयन और अंतिम सूची किस तरह से तैयार होगी, ध्यान रखिएगा। ये पोर्टल पर तैयार की जाएगी और निर्धारित समय अनुसार इसे प्रदर्शित कर दिया जाएगा। सबसे पहले लिखा गया है, बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ध्यान रखें। और 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो अधिमानी अर्हता, यानी जो प्रेफरेंस हमने जो बताई थी, 3-4 जो स्किल्स थी एक्स्ट्रा, वो रखते हैं। 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद भी यदि कोई 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि विचारों के बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अभ्यर्थियों की अधिमानता का अवधारण हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। अब जानते हैं आरक्षण व आयु सीमा में छूट। सबसे पहले बात समझ लीजिए, आपको आरक्षण व आयु सीमा में छूट लेने के लिए आपका उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। अदर राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें अधिकतम आयु की छूट 5 वर्ष की है। जाति प्रमाण पत्र जरूरी होगा जो कि जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी या फिर तहसीलदार या जिला समाज कल्याण द्वारा जारी किया गया हो। वहीं पर अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई भी उम्र में छूट नहीं दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित इनको भी कोई छूट नहीं उम्र में। वहीं पर भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष की दी गई है। होमगार्ड्स केवल पुरुष, इनको भी कोई छूट नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इनको भी कोई छूट नहीं दी गई है। और एक बात ध्यान रखें, जो ओबीसी वर्ग के लिए है जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का हो, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। ध्यान रखें, अगर आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो वो नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद और जो इसका भर्ती का जो आवेदन की लास्ट डेट है उससे पहले का निर्गत होना चाहिए। वहीं पर महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। डीवी के समय यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन सारे डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रतियां आपको प्रस्तुत करनी होंगी। यदि कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा जो उसके लिए ज़्यादा लाभकारी हो। आवेदन की प्रक्रिया, ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आने वाले समय में हो सकता है इसका OTR भी किया जाए। अब कल ही पता चलेगा किस तरह से फॉर्म भरेंगे, आपको बता देंगे। और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं, इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म के लिए पेमेंट आप ऑनलाइन ही कर पाएंगे। तो ये था पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए, क्या क्या आएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ हम आपको इसका डिटेल सिलेबस उपलब्ध करा देंगे।